तो जब मैं यहाँ आया कट्टू श्री राम सेंटर और रेपेट्री में था, तो मैंने एनएसडी आना जाना शुरू हुआ ज़्यादा। और फिर मैंने फ़र्क महसूस किया कि एक एमेच्योर एक्टर में और एक ट्रेंड एक्टर में क्या फ़र्क है। और एनएसडी की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। तब मेरे अंदर ये लालसा जागी कि मैं पढ़ूं। जब लोगों ने कहा अरे बड़ा मुश्किल है, तो नहीं हो पाएगा, हमने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, करेंगे इसको भी। वो मेरी पहली थी, मेरी जीवन की महोत्सव, द ग्रैंड फेस्टिवल, हाँ। बीजू विश्वनाथन जी के साथ। जी, अपनी एक फिल्म की एंजेलिना जॉली के साथ जी। आपका एक सीन भी है, अ माइटी हार्ट। उसके बाद मुझे वो डायलॉग जो मैं बोल रहा था, वो डायलॉग मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अच्छा, हाँ, याद है? भैया यहाँ नर तेंदुआ रहता है, कुछ नर तेंदुए की कहानी थी, अच्छा। सस्पिशियस सी थी। तो वही एक थिन लाइन थी चलना उसके ऊपर कि एक वो पढ़ा एक लिखा नमस्ते इंसान जब करने में ही हाँ मैसेज क्लियर हो कैसे जाता था, हाँ कैसे वो बिल्कुल बिल्कुल एटीट्यूड आ रहा है एक जी नमस्ते जी करने में ही। जी भक्षक भी आपने एक सीरीज की, हाँ भूमि पेडनेकर के साथ, वो भक्षक भी। इज अ फिल्म, अच्छा, फीचर फिल्म, फिल्म। हाँ, हाँ ओके। तो पुलकित सर ने डायरेक्ट की उसको, हाँ। रेड चिलीज ने प्रोड्यूस करी उसे। मन्ना भाटिया के साथ आपने जी। किया काम आखिरी सच। जी। अब हम बात करेंगे उस सीरीज की जो आजकल काफी चर्चा में है, द हंट। उसके बाद सेट पे जब मैं नागेश सर से मिला, तो उन्होंने भी उसी बात को रिपीट किया कि दानिश, द मोमेंट आई सॉ योर ऑडिशन, आई वॉज सो हैप्पी दैट वी हैव फाउंड आवर मोदकंठ। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। हमारे जो आज के गेस्ट हैं बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि पहली चीज़ तो है कि बड़े अजीज़ मित्र हैं हमारे, और हमारे ही शहर इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। और टैलेंट की अगर बात करें तो वो एक राइटर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और थिएटर की दुनिया में इनका बड़ा नाम है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फाइन एक्टर हैं। आजकल इनको आप काफ़ी सारी सीरीज़ में देख रहे हैं। रवीना टंडन के साथ आरण्यक में देखा, इसके बाद आपने महारानी में देखा, और आजकल जिस सीरीज़ की बहुत चर्चा हो रही है वो है द हंट। तो ख़ास रोल है इनका। आइए स्वागत करते हैं बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर दानिश इकबाल का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना ज़्यादा महिमा मंडन कर दिया है कि अब मैं थोड़ा शर्मा रहा हूँ। एक्चुअली दानिश, आपका जब मैं प्रोफाइल देख रही थी तो मैं खुद स्तब्ध थी कि मैं किस डायरेक्शन में बातचीत को लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे आपका थिएटर और एक्टिंग ही पता था, लेकिन आपने राइटिंग भी की है, आपने डायरेक्शन भी किया है, और ऐसे वैसे लेवल का नहीं, सबके सब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड तक रिकमेंडेशन हुई है। अब इसकी दो वजह हो सकती है। एक तो कि इंसान के अंदर इतनी सलाहियत हो और टैलेंटेड है, कर रहा है, जो कि मैं नहीं हूँ। दूसरी ये कि आप इतना खाली बैठे रहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को आजमाते रहते हैं। तो दूसरा वाला मेरे ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल होता है कि तरह तरह की चीज़ों को करने का शौक़ है, और जब करते हैं तो थोड़ा परफेक्शनिस्ट होने का भी एक वो है, नशा है, कीड़ा है। अच्छा, तो करते करते कुछ किसी को चीज़ों में अच्छा घुस लगता जाते है, हैं, बिल्कुल। हाँ, तो वो हो जाता है, मतलब नेचुरल है। अब जैसे हम लोग इलाहाबाद से हैं दानिश, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको 90 के दशक की उन इलाहाबाद की गलियों में ले चलूँ, जब फुल ऑन बकैती हुआ करती थी, और क्रिकेट चल रहा है, पतंग उड़ा रहे हैं, और थिएटर भी चल रहा है। तो कैसे थे वो दिन, कैसे याद करते हैं? नीतू, मैं बताऊं कि वही दिन थे जिन्होंने इस दिन की नींव रखी। कहने का मतलब है कि बचपन में जो शरारतें किया करते थे और छेड़खानी किया करते थे, बकैती जिसे आप कह रही हैं, इलाहाबाद में तो मतलब अगर आप बकैत नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हैं, और इलाहाबादी होना मतलब बकैत होना है। हर कोई अपनी चौड़ में रहता है। अरे रिक्शे वाला हो, चाहे समोसा बेचने वाला हो, चाहे मोची हो, चाहे मतलब कोई, मैं वो तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े से बड़ा विद्वान आपको वो जो बात बताएगा, वो आपको वहाँ राह चलता हुआ कोई भी एक अच्छा सा ज्ञान दे के चला जाएगा, और आप सोचते रहेंगे किसने क्या कह दिया आपसे। बहरहाल है, होता है, संगम नगरी है। हाँ। वहाँ की आबो हवा में इस तरह का इतिहास है उसका कि सभी के पास कुछ ना कुछ है बताने को, कहने को, करने को। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि बचपन में जो शरारतें किया करते थे वो इस वक्त प्रोफेशन बन गया, और जिनके साथ वो शरारतें किया करते थे वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल। जैसे कौन कौन? जैसे मेरे बचपन के जो मित्र इलाहाबाद के, हाँ। वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा ही काम कर अच्छा। रहे हैं। और मेरे एक दोस्त हैं दर्शन अभिषेक, वो बहुत अच्छे राइटर हैं,
कुछ अरसे तक उन्होंने कास्टिंग भी करी और लिखते भी बहुत अच्छा है, वो भी मुंबई में काफ़ी इस्टेब्लिश काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे जूनियर थे या हमारे सीनियर थे, उन्होंने अच्छा ही काम। एक बात है, इलाहाबाद से निकले हुए लोग जो वहाँ पे वहाँ की जो रगड़ घिस से अपने आप को तराश देते हैं, वो बाहर निकल के कहीं भटकते नहीं, मतलब फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप अपने आप को ही ले लीजिए। आज तो खैर आपकी बात हो रही है। अच्छा, आपके अंदर ये जो कलाकारी है ये शायद आपके डीएनए में थी। आपकी मम्मी भी थिएटर से जुड़ी रहीं और आपके पिताजी भी कुछ वकील थे लेकिन वायलिन बजाते थे। आपने बहुत रिसर्च कर ली। हाँ, उनको वायलिन बजाने का शौक़ था, शेरो शायरी का बहुत शौक़ था। अच्छा। हाँ, और वो उस ज़माने के वो लोग पढ़े लिखे हैं जब अंग्रेज़ों का एक प्रभाव था स्कूल कॉलेजेस में, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में। तो जब अंग्रेज़ी में प्रभाव था तो पोइट्री पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ था और शेक्सपियर वगैरह। तो थे तो वकील पेशे से, लेकिन इस तरह के साहित्यिक चीज़ों में भी उनका काफ़ी रुझान था। शेरो शायरी बहुत, मुशायरे उस वक्त हुआ करते थे, अब तो होते नहीं वैसे मुशायरे। मुझे याद है कि रात रात भर हमने इलाहाबाद में पापा के साथ जाके मुशायरों को सुना है। अच्छा। और जागे हैं वो। अगर आपको याद हो, मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है एक, हाँ। साइंस फैकल्टी में। हाँ। उसके सामने एक मैदान है। हाँ। उसमें सालाना मुशायरा होता था। ओह। और बहुत बड़े बड़े शायर वहाँ आया करते थे, देश के प्रख्यात शायर। पहले सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता ही क्या था। तो उस मुशायरे में रात रात बीत जाती थी, बड़ा मज़ा आता था। और मुझे अभी भी याद है, फैज़ अहमद फैज़ आए थे इलाहाबाद। अच्छा। तो इन सबको डायरेक्ट सुना है आपने? मैंने, हाँ, बच्चा था उस वक्त, समझ में तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं आपको माहौल बता रहा हूँ। हाँ। कि क्या था। उपेंद्र नाथ अश्क जी के साथ मैंने थोड़ा समय बिताया है। अच्छा। उनको तो मतलब मैंने उनके लिए ब्रेड टोस्ट लाना उन्हें बहुत पसंद था। अच्छा। तो मम्मी उनकी शागिर्दा थी एक तरह से, आप कह सकते हैं। तो आती थी घर, आते थे वो घर, और दूर से ही आवाज़ लगाते थे, अतिया। तो हम लोग समझ जाते थे कि अब मुझे दौड़ के ब्रेड खरीद और बटर खरीद के लाना है, और मम्मी उसको सेकेंगी, चाय बनेगी, वो खाएंगे। और आपकी मम्मी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहीं? वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, हाँ, एज अ प्रोफेसर रिटायर हुई। पहले उन्होंने इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करी थी, वहाँ पे फिर उनका हो गया। हासिल फिल्म में भी नजर आई है ना आपकी हाँ, फिल्म। वो जो पहला सीन है जहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स बैठे हुए, जी, जब उसमें है वो। होती है आशुतोष राणा की, जी, वो वाले जी, सीन हाँ, साइंस फैकल्टी में विजयनगरम हॉल में वो शूट हुआ। हाँ, मैंने आंटी को पहचान लिया था। मैंने एक बार मिली उनसे। अच्छा, मैंने तिग्मांशु सर को बताया ये बात। अच्छा। वो जब मैं गर्मी शूट कर रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही गर्मी शूट हो रही थी। अच्छा। और मैं वाइस चांसलर बना उसमें। अच्छा। तो मैंने तीशू सर से कहा कि सर, आपको मालूम है कि मेरी मम्मी भी आपके साथ एक्ट कर चुकी है। उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं उनका जूनियर हूँ, वो भी एनएसडी से हैं, तो उनको ऐसे ही लगा। फिर मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे कैसे कर सकती है? मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था। कहना अच्छा, अरे वाह क्या बात है। तो अच्छा, वो क्या किस्सा था कि हासिल फिल्म की वो बातचीत आपके कमरे में ही हो रही थी जब आप एनएसडी में पढ़ते थे, सारे सीनियर्स? ये भी बात आपको हाँ, पता है? ये भी कहीं तो आपने किसी इंटरव्यू में बोली है। वो ये था कि मैं एनएसडी सेकेंड ईयर में था, नया सेकेंड ईयर शुरू हुआ था। तो फर्स्ट ईयर की सारी चौड़ाई आपके अंदर आ जाती है, आप इलाहाबाद से निकले हैं। वो बकैती अभी आपके अंदर पूरी तरह से हटी नहीं है, मतलब दिल्ली शहर की नफासत या वो एनएसडी का कल्चर अभी घुसा नहीं है। बीच में ट्रांजिशनल फेज था वो। तो मैं अपना सारा काम धाम ख़त्म करके मैं अंदर हॉस्टल गया। मैंने की चेन टांगी होती है, वहाँ से अपना की चेन जब खोलने के लिए लेने के लिए वो बॉक्स खोला, तो देखा कि 7 नंबर कमरे की चाबी गायब है वहाँ से। मैंने कहा चाबी कहाँ गई? वहाँ प्यून बैठे हुए थे। मैंने कहा दादा चाबी कहाँ है? कह रहे हैं वो आपके वो दादा लोग आए हुए हैं, वो बैठे हैं आपके कमरे में। हम गुस्से में आ गए, हमने मेरा कमरा बगैर मुझसे पूछे कैसे खोल लिया? ये भड़बड़ाता हुआ अंदर गया, और उसी किसकी हिम्मत हुई खोलने की, ऐसे करके घुसा अंदर गया, देखा सब कुछ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। और उसमें सच में बड़े लोग बैठे, पीयूष मिश्रा बैठे थे, पीयूष मिश्रा और तीशू सर बैठे हुए थे, तिग्मांशु धूलिया, हाँ, और 3-4 और बड़े जिनका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा। नहीं वो नहीं थे। अच्छा। वो नहीं थे। और उनके सब लोग थे वहाँ पे, 7-8 लोग बैठे। हाँ, अपना मीटिंग चल रही थी कोई। बहरहाल वो सीनियर्स का हक होता है। हाँ। अच्छा, थिएटर की शुरुआत आपने इलाहाबाद से ही शुरू की, एमेच्योर थिएटर। तो कब ये डिसाइड किया कि अब इसको प्रोफेशनली एज करियर लेते हैं? कुछ ऐसा बहुत डिसाइडेड नहीं था कि मैं एक्टर ही बनूंगा या मुझे यही करना है।
क्योंकि आप क्रिकेट क्रिकेट में भी खेलता था, अच्छे हाँ। थे, हाँ। नेशनल खेला है? मैंने CK नायडू वगैरह खेला हुआ है, अच्छा। वो भी शायद नेशनल की कैटेगरी में आता है, आई डोंट नो क्या होता है वो, उतना दिमाग में नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अच्छे लेवल पे क्रिकेट, सीरियस क्रिकेट खेला। तो हुआ ये कि उन दिनों मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे ही मैं पहुंचा, वैसे ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में बैन कर दी गई थी। अच्छा। तो बैन जो होता था 2 साल के लिए होता था या 3 साल, ऐसा कुछ होता था। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हूँगा तब तक यूनिवर्सिटी खेल ही नहीं पाएगी, इंटर यूनिवर्सिटी। और अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी नहीं खेले तो फिर आपकी सारी संभावनाएं जो सरकारी नौकरी की इसकी उसकी होती है वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं। IPL का कोई सीन ही नहीं था, मतलब उस तरीके का, हाँ। और यूपी के क्रिकेटर्स के साथ ख़ास तरह की पॉलिटिक्स होती थी उस दौरान, कि हमारे इलाहाबाद में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। तो मेरे वक्त में हम ये लोग के मोहम्मद कैफ वगैरह आपके टाइम के वो थे? मुझसे थोड़े से जूनियर। अच्छा, जूनियर थे हाँ। आपसे? अच्छा। मेरे एकदम जो वक्त के कहेंगे ज्योति यादव थे, इंडिया खेले वो, दीपक यादव उनके भाई, बलराम सिंह थे यादव, मतलब बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे। तो रुझान आपका क्रिकेट की तरफ जा रहा था? था ही। अच्छा। खेलते ही था, क्रिकेट ही तो ये खेलता फिर आप फिर टाइम पास में एक्टिंग में आ गए? टाइम पास था, एक्टिंग मतलब शौक तो बहुत था एक्टर बनने का। हाँ। लेकिन आप एक्टिंग दिन में तो होती नहीं, शाम को रिहर्सल करना है, दिन सुबह स्टेडियम जाना, फिर स्कूल की पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लेना कभी कभी। तो ऐसे ऐसे करके सब मिक्स मैच था। लेकिन क्रिकेटर हमसे चिढ़ने लगे कि दिन भर नाटक नौटंकी करता है, और ट्रायल जब होता है स्टेट का या इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का आता है, अच्छा खेलता है, इसका टीम में सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा। तो कोच मुझसे फिर एक दिन कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें ये खेलना है कि ये खेलना। अच्छा। मैंने कहा सर अगर मैं ख़राब खेल रहा हूँ तो हटा दो टीम से, ठीक खेल रहा हूँ तो टीम में खिलाओ। तो वो होता था, फिर मैं ठीक ही खेलता था, तो हो जाता था, लकी था उस मामले में। लेकिन जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं पार्टिसिपेट कर सकती थी इंटर यूनिवर्सिटी में, तब मुझे लगा कि थोड़ा सा करियर के लिए भी थोड़ा सा देखना। तो रेडियो में अनाउंसर भी रहे आप? रेडियो में मैंने किया, लेकिन रेडियो में मैं प्रॉपर अनाउंसमेंट जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ ड्रामे में मैंने कुछ काम किए, और उनके चित्रकूट में मेले, रामायण मेला होता था, उसमें जाते थे। श्रृंगवेरपुरम में? हाँ। अरे वहाँ तो मैं भी गई थी, आप नाहर जी के टीम पे। अच्छा। वो म्यूजिक करते थे। हाँ। हमारे यहाँ तेजेंद्र वाशने जी थी ड्रामा की। तेजेंद्र वाशने, संतोष नाहर जी, इन लोग, ये लोग टीम। लेकिन आपको पता है मैंने कभी इलाहाबाद रेडियो का ऑडिशन नहीं क्लियर कर पाया। अच्छा, ड्रामे का? मैंने क्लियर किया है। इलाहाबाद में भी, दिल्ली में भी। आप हर जगह कर सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। और मैंने 3-4 साल मैंने उसकी तैयारी करके दी। हाँ। और मेरे से जूनियर सीनियर मतलब सब हो जाते थे। हाँ। मैं नहीं होता था। तो मैंने कहा यार ये कमाल है। और उसके बाद देखिए इलाहाबाद की राजनीति, मैं ऑडिशन नहीं क्लियर करता था, लेकिन वहाँ के सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में होता था। अच्छा, जो ड्रामा के प्रोजेक्ट्स होते थे। और हीरो के रोल करूँ, और इम्पोर्टेंट रोल करूँ, गाना भी गाऊँ, ये भी करूँ। कैलाश गौतम जी होते थे, उनके बेटे शैलेश गौतम थे, वो उन सब में आप भी थे? घनिष्ठ मित्र हैं। अच्छा। तो ये है इलाहाबाद, कि आपके टैलेंट की कदर तो होगी, लेकिन आपको फिर वही है कि जब नहीं होती तो फिर इंसान आगे बढ़ता है। और यहाँ जब दिल्ली आया तो पहले अटेम्प्ट में मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ। अच्छा। मुझे ताज्जुब हुआ कि दिल्ली महानगर है, मतलब यहाँ तो और कंपटीशन होगा। हाँ। पर यहाँ पे पर जब एक ब्लैंक स्लेट रहती तो शायद एंट्री करना ज़्यादा आसान होता है। वहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आपका टैलेंट दिखता है। तो यहाँ पे आपने FM गोल्ड पे भी शोज किए, और ड्रामा तो शायद 700 के करीब आपने यहाँ पे ड्रामा किया है। ड्रामा काफ़ी किया है, आपकी एपिसोड्स बहुत। हाँ। मतलब सिर्फ यहीं पे नहीं, और भी बहुत सारे रेडियो का सब कुछ काम मैंने किया हुआ है। तो ड्रामेस के तो सीरीज़ की ना, BBC की भी एक सीरीज़ चली है जिसकी 250-300 एपिसोड्स थे। ड्रामे के तो अगर सीरीज़ में आप हो गए तो बहुत सारे एपिसोड्स आपको करने होते हैं। तो बहुत ड्रामा, रेडियो मेरा बहुत फेवरेट है। तो वहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर आप जाया करते थे, ड्रामा किया करते थे। वहाँ पे आपने खूनी बैसाखी, एक काफ़ी अच्छा थिएटर है, उसके लिए काम किया मंजुल जी के साथ। मंजुल वर्मा जी हमारे इलाहाबाद के स्टार। हाँ। क्योंकि वो NSD से थे, और नॉर्थ सेंट्रल जोन का NCRCC में ड्रामा के हेड थे, प्रोग्राम ऑफिसर। तो जब ये प्रोजेक्ट आया उस वक्त मैंने शुरुआत ही की थी इलाहाबाद में, और इलाहाबाद छोटा शहर, बहुत बड़ा तो है नहीं। हाँ। तो उसमें ये हुआ कि इलाहाबाद के अच्छे अच्छे एक्टर्स को बुलाया जाए। जब सेलेक्ट हुए उसमें से हमारा नाम भी था, ऑडिशन हुआ बाकायदा। लेकिन मेरी उम्र कम थी, बहुत यंग थे हम उस वक्त, तो लेकिन ये थोड़ा मैच्योर था।
तो लेकिन मेरी आवाज़ जो है हमेशा से थोड़ा इस बुलंद। तरीके की थी, हाँ, तो इसका फ़ायदा मुझे होता रहा है। हाँ। तो मंजुल जी ने मुझे रख लिया। रखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग करते थे, बड़ा मज़ा आता था, उसमें पैसे भी मिलते थे। शुरुआत हम लोग ने 800 रुपये फिर तो बड़ा मज़ा आता है। एक शो करने के 800 रुपये मिलते और थे। उस समय 800 अच्छे खासे बहुत होते चीज़ थे। होती थी हम लोगों की, लेकिन फिर उसके बाद पता चला जो सीनियर उन्हें 1600 मिल रहे हैं। ओह फिर जलन हुई। फिर ये हुआ कि जलन तो नहीं हुई, ये हुआ हमें भी मिल जाए हमें भी 1600। मिल जाए। ये तो सीनियर हैं बहुत, मतलब बड़े बड़े नाम, नंदू ठाकुर, पूजा ठाकुर और भी बड़े बड़े हाँ, नाम, पूजा शैलेश ठाकुर श्रीवास्तव, अनाउंसर भी थी। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी, हाँ। ये सब लोग तो ये हुआ कि हमको भी मिल जाए। फिर धीरे धीरे शायद मिलने भी लगा था, है क्या वो तो इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ उन शरारतों में बड़ा मज़ा आता था, बहुत कुछ सिखाया। कुछ ताजमहल का टेंडर भी आपने किया? वो तो सब? बात की बात, तो दिल्ली में आगे किया है। अच्छा अच्छा। लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि इलाहाबाद में ये जो मंजुल जी के साथ, सचिन तिवारी जी के साथ मेरे थिएटर करियर की शुरुआत हुई। अनिल रंजन भौमिक भी वहाँ पे, उनके साथ भी एक आध प्ले मैंने किया, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। नंदू ठाकुर जी के साथ बहुत काम किया, अफजल खान है उनके साथ, मतलब मैंने इलाहाबाद में यू नेम इट एंड आई हैव वर्क विद देम, ऑल गुड डायरेक्टर्स। ये मेरे साथ एक प्लस पॉइंट रहा कि थिएटर भी इलाहाबाद में जिसके साथ किया, अच्छे लोगों के साथ किया। क्रिकेट भी जब खेलता था तो मतलब प्राइम टीम्स के साथ खेलता था, अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलता था। सो व्हेन यू आर सराउंडेड विद गुड पीपल ना, टैलेंटेड पीपल, ऑब्वियसली आपका कंपटीशन अच्छे लोगों से हो रहा है, तो आप झक मार के अच्छे अच्छा करना ही पड़ेगा आपको। और इलाहाबाद है भी बड़ी सांस्कृतिक रूप से अगर देखें तो बहुत एक एनरिच्ड सिटी है। हर कोई वहाँ पे कुछ ना कुछ है। म्यूजिक, थिएटर, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। हर सिर्फ घर में यही हर नहीं, बच्चा। दूसरे मायने में भी बहुत टैलेंटेड सिटी है। आपको वहाँ से एक बदमाश मिलेंगे, एक से एक पॉलिटिशियंस मिलेंगे, एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे, एक से एक पकवान मिलेंगे। जिस पकवान से अब जैसे इलाहाबाद जाना होता है तो कौन से वो ईटिंग जॉइंट है जहाँ ज़रूर जाते हैं आप? जैसे मान लीजिए मैं अब तो होटल्स में जाके ठहरता हूँ, तो सिविल लाइंस में अक्सर ठहरते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हीरा हलवाई है। हीरा हलवाई, हाँ। शाम वहाँ के को मैं, गुलाब जामुन, हाय हाय, समोसे, गुलाब, कुछ भी वो ताज़ा बना रहे हो बस। तो मैं तो जिस दिन ऑफ रहता है मैं पैदल ही टहलता हुआ निकल जाता हूँ एजी ऑफिस रोड पे। एजी और ऑफिस, हाँ। हाँ, Because कुछ भी हमारे खाओ पापा इलाहाबाद में। एजी ऑफिस में थे ना, तो वो लौटते समय लाते कई बार होंगे, हीरा हाँ। हलवाई से आ रहे होते थे समोसे, बड़ा गुलाब बेहतरीन जामुन। शहर है। अच्छा, अब इलाहाबाद से निकल के दिल्ली चलते हैं। एनएसडी से शुरुआत की आपने जी, यहाँ पर? मैं नहीं, एनएसडी से भी पहले मैं कुछ अरसे के लिए श्री राम सेंटर में था, अच्छा रेपेट्री में, अच्छा। एज ए कैजुअल आर्टिस्ट। बहुत छोटा सा वक्फा था, लेकिन मैं वहाँ था। तो ये मेरा जो इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक्टिंग की पढ़ाई भी होती है। हाँ, इससे पहले मैं एक्टिंग को सिर्फ एज टाइम अ पास, टाइम पास हाँ, और रिक्रिएशन की मज़ा आ तरह रहा, तौर पे हाँ देखते मज़ा आ हैं, रहा हाँ। है, और कुछ एक्टिंग कुछ पैसे भी सीरियस मिलते चीज़ थे। भी है अच्छा, मैं ये। नीतू एक और बात बताऊँ, मैं इलाहाबाद का शायद पहला एक्टर रहूँगा जो एक्टिंग करने के पैसे लेता था। अच्छा, सब दे के पैसे कास्ट होते थे? नहीं, मतलब सब ऐसे ही करते थे। और मैंने बकायदा, एक प्ले था उसमें मुझे करना नहीं था एक्चुअली, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं फ़ीस लूँगा। सिर चढ़ापन था, मतलब बेवकूफ़ी थी, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे भी दिया मुझको। जब दे दिया तो मुझे लगा कि अच्छा भाई, पैसे भी मिल सकते हैं इस चीज़ से। तो बहरहाल, तो जब मैं यहाँ आया कट्टू, श्री राम सेंटर और रेपेट्री में था, तो मैंने एनएसडी आना जाना शुरू हुआ ज़्यादा। और फिर मैंने फ़र्क महसूस किया कि एक एमेच्योर एक्टर में और एक ट्रेंड एक्टर में क्या फ़र्क है। और एनएसडी की पढ़ाई बहुत अच्छी थी। तब मेरे अंदर ये लालसा जागी कि मैं पढूं इसको और सीरियसली परस्यू करूं। और बहुत सारी खामियां थी मेरे अंदर, जो इलाहाबाद में तो आप राजा बन के घूम रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि मतलब कैसे क्या, पॉइंट आउट हाँ, करना है। क्या जो कर पैरामीटर, दिया वाह वाह, सब वाह अच्छा वाह है। अच्छा ही होता है। और उस वक्त अपनी समझ से जो अच्छा हो रहा था वो अच्छा हो रहा था। यहाँ पे जब लेवल आपका बढ़ा और आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको और थोड़ा सा मांझना पड़ेगा अपने आप को। ये तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज द बेस्ट चॉइस एट दैट टाइम फॉर मी। फिर ये था कि मैंने एंट्रेंस के लिए तैयारी करी। परिमल दत्ता ने मेरी बहुत मदद करी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया उस दौरान। हालांकि परिमल जी के बारे में पता नहीं आप जानती हैं कि नहीं जानती हैं, एलिंगंज में रहते थे, उन्होंने बहुत बड़े नाम हैं थिएटर जगत को, उन्होंने बहुत कुछ दिया, पर थिएटर वालों ने उनके साथ थोड़ा सा गलत किया। अच्छा, क्या हाँ, किया? वो होता है, किसी भी थिएटर ग्रुप में पॉलिटिक्स होती है,
कि जिसको वही थे जिन्होंने एक थिएटर, उनका जो ग्रुप था उसको बनाया, फिर बाद में उन्हीं के लोगों ने उन्हीं को साइड लाइन कर दिया था. सो ही वॉज इन अ काइंड ऑफ अ नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन बट दिल टूट गया, दिल टूट गया, मोह भंग हो गया. सो ही वॉज लाइक लिटरली लिविंग इन अ कन्फाइनमेंट कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, कुछ नहीं है. वो समवन टोल्ड मी कि परिमल दत्ता जो है वो आपको ये भी सिखा सकते हैं, ये भी सिखा सकते हैं. हमने कहाँ रहते हैं? कि एलंगंज में. हमने एलंगंज में तो मैं भी रहता हूँ. अच्छा, तो वो इलाहाबाद आ गए वापस? वो इलाहाबाद में ही रहते थे. अच्छा, हाँ, अच्छा. ये सब इलाहाबाद की कहानी. जगत तारण है ना, हाँ 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 हाँ. ये वहाँ पे कुछ थिएटर ग्रुप था उसका, ये सब करते थे. एनीवे तो उनसे सीखा आपने फिर उनको मैंने ज़बरदस्ती उनको कुरेदा और उनसे कहा मुझे सिखाइए. फिर उन्होंने मुझे मेरी सीरियसनेस को देख के आज, बिकॉज आई वॉज वेरी बैड एट ड्राइंग्स, और मुझे किसी ने कह दिया कि एनएसडी में ड्राइंग भी कराते हैं. एडमिशन के टाइम पे तो कराते थे. जब मैं वर्कशॉप में गया तो उसमें उन्होंने बाकायदा एक दिन भेज दिया कि जाओ आर्किटेक्ट की किसी एक बिल्डिंग की स्केच करके लेकर आओ. जस्ट बिकॉज ऑफ माई लाइक आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट, सो आई वॉज एबल टू ड्रॉ दैट स्केच परफेक्टली. नॉट फाइन, आई मीन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ इतना था कि मैं आगे निकल गए. कैसी होती है लाइफ एनएसडी में? क्योंकि इतने सारे स्टार्स निकले तो लोगों को बहुत क्यूरोसिटी होती है कि कैसी होती है. आप तो ट्रेनर भी रहे हैं, आप सिखाते भी रहे हैं, तो सीखते वक्त और सिखाते वक्त कैसी होती है ज़िंदगी एनएसडी में? एनएसडी की ज़िंदगी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत मुश्किल है एक तो वहाँ पे एडमिशन लेना. 30-35 सीट अब हो गई 30, मेरे वक्त में 20 थी. अच्छा. और उस 20 में भी सारे रिजर्वेशंस एंड कोटा. मैं जनरल में आता हूँ तो मेरे लिए तो 5-6 सीट थी. हाँ मतलब. अच्छा. तो खैर मैंने 5-6 सीट नहीं देखी थी. मुझे लगा मैं तो एक ही सीट लूँगा ना, तो एक होनी चाहिए. तो एक तो थी. मेरा अर्जुन की तरह बस लगता है कि मुझे एक मिले, बाकी किसे मिल रही किसे नहीं मिल रही मुझे नहीं मालूम. तो बहरहाल मिल गई ऊपर वाले की दया से पहले ही अटैम्प्ट में. शायद दूसरा अटैम्प्ट में देता भी नहीं. तो वहाँ की जीवन में बहुत अलग है, क्योंकि आप बहुत बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के देखते हैं एनएसडी में होना. अब देखते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे वक्त में तो मैं देखता था कि एनएसडी में हो जाएगा तो मतलब पूरा ब्रह्मांड मिल जाएगा. हाँ सब कुछ हो जाएगा. फिर आपका हो जाता है, सब फर्ज कीजिए, तो आप एकदम एलिवेटेड फील करते हैं. और वो एलिवेशन जो आपको है, वो जो हाई मिलता है ना, वो 1-2 दिन का नहीं होता, साल भर चलता है, लंबा चलता है. फर्स्ट ईयर फिर आप धरातल पे आते फिर आप घर जाते हैं, वहाँ पे आपके लोकल ग्रुप वाले आपको और ऊपर चढ़ा देते हैं. हाँ. फिर घर वाले भी आपको बड़ी उससे देखने लगते हैं कि अच्छा अच्छी जगह हो गया ये वो, मतलब सॉर्टेड है. आपका दिमाग एकदम ख़राब होने की कगार पे पहुँच जाता है. और कुछ लोगों का हो भी जाता है. जिनका नहीं होता है वो बेहतर है कि उनका नहीं होता. फिर सेकेंड ईयर में आप आते हैं. सेकेंड ईयर में थोड़ा सा और आप उसी खुमारी में रहते हैं. फिर सेकेंड ईयर का जब लास्ट आता है तो धीरे धीरे ये एहसास आता है कि अब मकान खाली करना है. अब तो निकल जाएंगे, अब मार्केट में जाना है. तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता फिर रियलिटी चेक शुरू होता है. फिर आप जब निकलते हैं तो वो हनीमून पीरियड जो होता है आपका, वो ओवर होता है. फिर आप मार्केट में होते हैं, फिर आपको काम करना होता है. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी नाइस लाइफ एट एनएसडी इफ़ यू आर रियली ग्राउंडेड एंड यू नो योर पर्पस, कि आप किस लिए यहाँ हैं, क्या करने आए हैं, सीखें उसको, अच्छे से काम करें, तब जाके बाहर वो काम आ जाता है. अदरवाइज़ इल्यूजन में तो पूरी दुनिया जी ही रही है. जी. लेकिन एनएसडी से निकल के भी आप और अच्छी जगह गए, आप लंदन गए मास्टर्स के लिए. जी. वो क्या किस्सा था? वो ये था कि थर्ड ईयर में मैं कर रहा था. स्कॉलरशिप थी? जी. मेरा कोई इरादा नहीं था जाने के. जैसे एनएसडी आने का पहले कोई इरादा नहीं था. हर चीज़ का मेरा ऐसा कोई डेस्टिनी बस आपको मैं नहीं जानना चाहता था. मुझे लगा एनएसडी कर लिया, उससे पहले भी बेहतर एक्टर था, एनएसडी में भी अच्छे एक्टरों में शुमार होता था, अब काम करूँगा. लेकिन एक रॉब क्लेयर नाम के हमारे टीचर आए थे बाहर से. उन्होंने मिडसमर नाइट्स ड्रीम डायरेक्ट किया था. अच्छा. हमारे बैच के साथ. सो जब वो ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने पूछा व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. I said nothing. I'll go. I'll act. I'll do theater. I'll do films, stuff like that. So you don't want to come to. You don't want to travel abroad and learn more and see the world. I said, why would I? I might go with my work, but I don't want to study any further. हाँ, खत्म हो गया जितना होना था. तो फिर उन्होंने कहा if ever you feel like you let me know. अच्छा. हमने कहा ठीक है सर. हमने कहा हो गई इसी बात खत्म. लेकिन
कुछ हुआ ऐसा कि मेरे और भी कुछ टीचर्स थे जिन्होंने कहा कि मुझे जाना चाहिए, जो NSD की। फिर मैंने कहा कि उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, एक कान से सुना दूसरी कान से निकाल दिया। लेकिन फिर जब वो समय आ गया कि जब आप स्कॉलरशिप्स आती हैं ये वो, तो फिर मुझे खटखटाया गया कि क्या हुआ, तुमने किया नहीं किया। मैंने कहा इतना क्यों पीछे है और आप टाल नहीं सकते। फिर मैंने नहीं करता हूँ ये वो, अप्लाई करता हूँ। अप्लाई किया। अब अप्लाई जब करने आप बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी पचड़ी की चीज़ें होती हैं। फिर इनकी मुझको याद आई, रॉब क्लेयर की। अच्छा। क्योंकि इन्होंने भी कहा था। देन वाइल आई वॉज फिलिंग द फॉर्म एंड गोइंग थ्रू द इंटायर प्रोसेस, समहाउ आई स्टार्टेड गेटिंग लिटिल सीरियस अबाउट द होल प्रोसेस। फिर मेरे अंदर ये हुआ कि नहीं, मुझे होना है, करते हैं अच्छा इसको, हाँ इसको करना है। जब लोगों ने कहा अरे बड़ा मुश्किल है, तो नहीं हो पाएगा, हमने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, करेंगे इसको भी। फिर उसकी प्रिपरेशन वैसे ही मेहनत की हमने। और सबसे पहले मैंने सीट सिक्योर की इंग्लैंड में। क्या कोर्स था, कहाँ पर? वो था MA इन क्लासिकल एक्टिंग, द रॉयल सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा है, जो लंदन में है, स्विस कॉटेज में। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, मुझे चार्ल्स वॉलिस स्कॉलरशिप मिली, फुली फंडेड है। तो बस फिर उसके बाद मैं चला गया इंग्लैंड, वहाँ पढ़ाई करी। फिर उसके बाद कुछ देर काम करने का ऑफ़र था, सब कुछ था कि रुक जाओ यहीं सेटल हो जाओ, पर फिर मेरा मन नहीं था। तो मतलब मेरा इरादा भी कभी नहीं था। आपने एक फिल्म की एंजेलिना जॉली के साथ, आपका एक सीन भी है, अ माइटी हार्ट, जो वो जो जर्नलिस्ट थे डैनियल पर्ल, उनके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। तो वो कैसा था एंजेलिना जॉली के साथ? आपको क्या फील हो रहा था कि अब इनके साथ सीन आने वाला है? तो हाँ, वो भी बड़ा इत्तेफाक है। उस फिल्म में मेरी कास्टिंग हुई थी किसी और कैरेक्टर के लिए, फिर वो मूवी पाकिस्तान शिफ्ट कर गई। अच्छा। तो मुझे उस फिल्म से हटा दिया गया। अच्छा। और क्योंकि जब वहाँ हो रही है तो वहीं के एक्टर्स को उन्होंने प्रेफर किया कि मैं क्यों इंडिया से लेके जाऊँ। मगर उन दौरान कुछ था, तो इरफान सर थे उसमें, और भी कुछ एक्टर थे, उन्हें नहीं हटा सकते। तो वो तो वीज़ा का कुछ शूटिंग ट्रबल हुई पाकिस्तान में, क्योंकि डैनियल पर्ल की हत्या वहीं हुई थी। तो ये हुआ कि अब क्या करें, अब ये हुआ कि कहीं और करते हैं, पाकिस्तान में नहीं शूट कर सकते। दिखने में तो सेम होते हैं इंडियन पाकिस्तानी। तो उन्होंने पुणे को फिर चूज़ किया कि पुणे में शूट करते हैं, वहाँ रिक्रिएट करेंगे। पुणे को उन्होंने सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ आए तो उनको फिर मेरी याद आई कि यार ये अच्छा एक्टर है, इसको करते हैं कुछ। तो वो वाला रोल तो नहीं, क्योंकि वो कास्टिंग हो चुकी थी, वो शूटिंग भी बहुत कुछ हो चुकी थी उसकी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी, क्यों नहीं, और क्या। तो फिर पता चला मेरा सीन उन्हीं के साथ है, एंजेलिना जोली के साथ। तो मेरे लिए अच्छा ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा उनका काम नहीं देखे हुए था। मेरे लिए वो एक एक्टर ही थी। इतना ज़्यादा हाइप नहीं था, तो नहीं, आप एक नॉर्मल एक्टर हाँ, बाकी लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे यार तुम उसके साथ कर रहे हो, उसके साथ। मैंने कहा तो ऐसे क्या कर रहे हो ये एक तरह से अच्छा भी रहता है कि नहीं जानते रहो तो आप नेचुरली निकाल ले जाते हो, नहीं तो फिर हाँ, ज़्यादा नहीं मेरे ऊपर हुआ था। तो लेकिन फिर मैंने थोड़ा गूगल वगैरह किया, मुझे पता चला कि कौन है क्या है। तो मैंने चलो होगी अच्छी एक्टर, हाँ अच्छी खासी थी उस वक्त उनकी, बहुत ज़बरदस्त। बट जितने बड़े लोग होते हैं ऐसे ही नहीं होते। शी इज़ वेरी हम्बल, बहुत पोलाइट। अब उनके साथ सीन कर रहे थे तो बिल्कुल भी वो जो हम लोग अनकंफर्टेबल नहीं फील कराया, एटीट्यूड नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही। और वो पूरा प्रोसेस बड़ा अच्छा है उन लोगों के काम करने का। आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब एक्शन हुआ और कब कट हुआ, और सीन पूरा होके ख़त्म हो जाता है। सो ऐसा था अनुभव, बहुत मज़ा आया। अच्छा, उसके बाद आपने ग्रैंड फेस्टिवल एक फिल्म वो की? मेरी पहली थी, मेरी जीवन की महोत्सव, द ग्रैंड फेस्टिवल, हाँ। बीजू विश्वनाथन जी के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि इट वाज मच अहेड ऑफ इट्स टाइम, और वो सेल्यूलाइट पे शूट हुई थी। बहुत ही शू स्ट्रिंग बजट के ऊपर हम लोगों ने उसको जयपुर में शूट किया था। जयपुर के पास एक किला है, उस गाँव में शूट किया था। तो वो नहीं रिलीज़ हो पाई, और एक आध फेस्टिवल, अच्छे फेस्टिवल में ज़रूर वो स्क्रीन हुई थी। बट इट वॉज अ वेरी नाइस फिल्म। एक साधु भी आपकी फिल्म आई? साधु मूवी तो मैंने खुद डायरेक्ट करी है। हाँ। लिखा भी आपने? मतलब हाँ, मैंने लिखा। अच्छा, लिखा है। वो कहानी मेरी है। हाँ। अच्छा। कहानी मेरी क्या है, एक सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन उस चीज़ को फिर मैंने थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके, क्योंकि घटना छोटी थी, उसको फिर इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुन के उस घटना को मैंने उस घटना पर आधारित करके इस फिल्म को पूरा लिखा। जी।
तो अब बढ़ते हैं आपकी एक पे एक सीरीज आती जा रही हैं, 2021, 22, 23, 24, 25, हर साल कुछ ना कुछ आ रहा है। तो Touchwood। शुरुआत करते हैं महारानी से। हम्म। कैसे हुई आपकी उसमें कास्टिंग, कैसा था हुमा कुरैशी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। इतने में कह के तो जवाब पूरा नहीं होगा मेरा। उससे पहले मैं आरण्यक की डबिंग करके वापस आ रहा था। अच्छा, आरण्यक मुंबई पहले से। हो चुकी हाँ थी? हाँ। अरे तो पहले उसी की बात करते हैं। आरण्यक रवीना टंडन जी थी। आरण्यक कैसे हुई मैं बताता हूँ हाँ, आपको। कोविड शुरू हो चुका था हाँ, और हम सब घर में बैठे हुए मोटे हो रहे थे। हाँ। शेव करने का कोई वो नहीं, बाल बढ़ रहे हैं, बढ़ने सब दो। अनटाइडी क्या बस। है उसमें कुछ मतलब जीवन जब सब चलेंगे नाइट सूट में ही पूरा दिन बीत रहा पूरा है। दिन। अच्छा, नहीं तो लगता ही नहीं कि वो फेज आया था लाइफ में, हाँ, है? हाँ, एक बुरा एकदम सपने जैसा बस लगता है कि इट्स ओवर आप नाउ। याद करने की कोशिश करो, डिटेल्स याद नहीं आएंगे नहीं उससे। आएंगे, पता हाँ। नहीं कि लगता ही नहीं कि वो कभी आया भी था। तो ऐसा जीवन था। सर्दियों का टाइम था थोड़ा, मुझे अभी भी याद है। मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से मेरे पास मैसेज आया, फिर उसके बाद कॉल आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, आप इसको करिए, इसका ऑडिशन बना के भेज दीजिए। तो मैंने कहा यार ऐसे क्या है, मतलब मैंने कहा, लेकिन फिर फ़ोन आया। फिर मैंने कहा अच्छा मैं करता हूँ। शेव दूसरे दिन करके फिर फ़ोन आया। हमने कहा यार बहुत ज़रूरी है क्या? कह सर वो भेज दीजिए, समझिए चाहिए, मुकेश सर कह रहे हैं आप ही का चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो, इतना कह रहे हैं, हमने कहा बना के भेज देते हैं विदाउट शेव। अच्छा, विदाउट शेव? विदाउट शेव एकदम मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था और जिस जैकेट को पहन के बैठा था उसी में मैंने ऐसे बेमन से सामने, बस। हाँ बहुत बेमन से बनाया। एक बार पढ़ा, 2 बार, उसके बाद मुझे वो डायलॉग जो मैं बोल रहा था वो डायलॉग मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अच्छा, हाँ याद है? भैया यहाँ नर तेंदुआ रहता है, कुछ नर तेंदुए की कहानी थी, अच्छा। सस्पिशियस सी थी। तो मैंने अपने हिसाब से इमेजिन किया, उस कैरेक्टर को बोल दिया और नीतू वो दाढ़ी उस कैरेक्टर का हिस्सा बन गई। अच्छा, वही लुक फाइनल हो गया। सेम एकदम वही लुक। मैंने कहा अरे यार ये कैसे हो गया। तो विनय सर को वो वही चीज़ अच्छी लगी। उन्होंने जब मिले, उन्होंने कहा जो सुर आपने लगाया वो एकदम परफेक्ट कैरेक्टर वाला सुर था। क्योंकि वो आप बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बहुत नेचुरल रहा होगा। कुछ नहीं, इतना नेचुरल था वो। तो कहने हम लोग ने बहुत सारे ऑडिशन देखे इस कैरेक्टर के लिए, बहुत कास्टिंग को लेकर परेशान थे, लेकिन ये जो हमने कहा वो बेमन से करना ही शायद अच्छा होगा, क्योंकि बाकी लोग बेमन से मैंने शुरुआत करी, अच्छा। करते करते उसके बाद फिर उस डायलॉग में मुझे मजा आने लग गया था। अच्छा। हाँ, यहाँ नर तेंदुआ है, वो तो सस्पिशियस था कुछ। एनीवे तो उसकी डबिंग करके मैं मुंबई से वापस आ रहा था और रात को मैं फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ कर देता हूँ। फ्लाइट ही मेरी पहुंची 9:30 बजे, घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए। उस दिन फ़ोन स्विच ऑन था, तो 11 बजे मेरे पास एक मैसेंजर पे मैसेज आया, जो कि मैं कभी नहीं चेक करता। मैसेंजर कौन चेक करता है? मैसेंजर में मैसेज आया हिमांशु का, हिमांशु मेहता, वो सुभाष कपूर जी की जो कंपनी उसमें कास्टिंग देख रहे थे। अच्छा। हाँ, महारानी के लिए। हाँ कि सर आप कैसे हैं, ये वो। मैंने कहा मैं ठीक हूँ भाई, तुम कैसे हो? और कि सर आपने पहचाना? मैंने कहा हाँ पहचाना। और मैंने कुछ नहीं पहचाना। अच्छा, ऐसे कौन है क्या है, लेकिन आप ये थोड़ी नहीं कहेंगे नहीं मैंने नहीं पहचाना। एनीवे कट टू, सर मैं कुछ कास्टिंग कर रहा हूँ, आपको कॉल कर लूँ? मैंने कहा कर लीजिए। तो फिर उसके बाद उनकी कॉल आई हिमांशु की, और ऐसा ऐसा कुछ है। मैंने कहा यार अभी तो मैं पहुंचा हूं, और तब भी नहीं पहचाना मैं। अच्छा। मैंने कब चाहिए? कह सर कल सुबह चाहिए। हमने कहा यार अभी तो मैं सोऊंगा, मतलब इतनी जल्दी तो तैयारी हो नहीं पाएगी, और अच्छी खासी स्क्रिप्ट है तुम्हारी। कह सर कोशिश करिए, हम लोग जल्दी मतलब इसे करना है। हमने चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो फिर दूसरे दिन सुबह जब मैंने स्क्रिप्ट को फ्रेश माइंड से पढ़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट थी। वो डायलॉग्स जो थे वो बड़े मज़ेदार थे। सीरीज भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है। और कहीं ना कहीं उस किरदार में मुझे इलाहाबाद नज़र आ रहा था। हाँ, वो जो कैरेक्टर है वो इलाहाबाद में ऐसे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता, हाँ, बड़े बड़े नेता, हाँ, वैसे हैं अपने आप को लगाने वाले, बकैत टाइप। हाँ, तो फिर उसको तैयार करने में मुझे ज़्यादा समय लगा नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीवन में देखा हुआ था। मैंने दोपहर में उसको भेज दिया और शाम को वो कहते हैं आप मुंबई आ जाइए।
अच्छा। मैंने कहा कल ही तो आया और एक आध दिन तो घर में रहे तो एनीवे रेस्ट इज हिस्ट्री की फिर वो हो गया इतनी जल्दी। और वो उसमें भी 3-4 लोग रिजेक्ट हो चुके थे। अच्छा। वर्कशॉप कर चुके थे सर उनके एक्टर्स के साथ बाकायदा, फाइनल लॉक ये वो सब, लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ और ढूंढ रहे थे। आपने बड़े अच्छे से वो बॉडी लैंग्वेज एक ज़हीन बट ये सर हाँ, जब पहली बार मैच मेरी किया उनके है। साथ मीटिंग हुई सुभाष सर के साथ, उनका वो बहुत पढ़ा लिखा बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो ये है श्रूड भी है। हाँ नहीं ये थिन लाइन है। हाँ हाँ, तो वो नज़र आया है उस कैरेक्टर में, वो मतलब उसमें- जिसने भी आपकी कास्टिंग की और उतना ही जस्टिफाई आपने एक्टिंग से भी किया उसको। हाँ तो वही एक थिन लाइन थी चलना उसके ऊपर कि एक वो पढ़ा एक लिखा नमस्ते इंसान जब करने में ही हाँ मैसेज क्लियर हो कैसे जाता हो, था, हाँ, कैसे वो बिल्कुल, बिल्कुल। एटीट्यूड आ रहा है एक जी नमस्ते करने में जी ही। जी। अच्छा। तो सुभाष सर बहुत ही टफ टास्क मास्टर हैं। अच्छा। वो निकलवाते हैं काम परफेक्शनिस्ट बहुत भी हैं, बहुत। टेक पे टेक। हाँ कोई उसमें मुरब्बत नहीं किसी के भी साथ। अच्छा, तो हुमा कुरैशी जी के इतने लंबे लंबे जो डायलॉग्स होते थे तो वो भैया वो याद करती थी। अच्छा। हाँ वाह। पूरे डायलॉग्स याद करती थी और हम तो देख के हतप्रभ थे कि कैसे कोई इतना याद कर सकता। इस सीरीज में उन्होंने भी मेहनत भी बहुत की है और उनकी काबिलियत भी निखर कर आई है। हाँ मतलब मैं कहूँगा एज एन एक्टर ऐसा कैरेक्टर किसी को मिलेगा और अगर उसके अंदर टैलेंट है ये भी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बड़े बड़े महारथियों को देखा है कर तो रहे हैं बड़ा रोल, लेकिन जब अंदर वो चीज़ नहीं है तो फिर कैसे दिखाई देगी। हाँ, डेप्थ होनी इन्होंने बहुत निभाया ईमानदारी बहुत से अच्छा है। उसको हाँ बहुत अच्छा किया उमा जी ने। और रवीना जी के साथ कैसा था वो? मतलब अरे क्या भाई। सामने से भी वो इतनी खूबसूरत दिखती है वो बहुत जैसे खूबसूरत है ना? है। सेट पे आती थी तो उनको देखने का मन करता था। ब्राइट हो जाता वो हाँ माहौल। एकदम। और वैसे ही मतलब वो भी बहुत सहज हैं और मज़ेदार और मतलब हमने तो पत्थर के फूल में उनको देखा था, हम लोग तभी से फिदा हो है गए ना? थे और तब से, और अभी लग रहा है कि बड़ी इसमें सुंदर है। और खूबसूरत होती जा रही। हाँ, उनका हाँ। जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है ना, वो उनके Correct. स्माइल में दिखती है। वो Correct. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। उनकी बेटी कितनी टैलेंटेड, कितनी खूबसूरत। नहीं रवीना जी बहुत बहुत हसीन नेचर मतलब हसीन अच्छा है वो। हाँ हाँ, बहुत प्यारी है। अच्छा, आपने एक फिल्म की है फराज। जी हंसल तो मेहता जी डायरेक्टर। हंसल मेहता जी के डायरेक्शन में, मतलब इतने बड़े अच्छे डायरेक्टर, तो क्या कुछ सीखने को मिला? कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? जितने बड़े लोगों के साथ काम किया नहीं तो मुझे यही एक चीज़ समझ में आई कि बड़ा सिंपल रखते हैं चीज़ों को। हाँ, शायद इसीलिए उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। वो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं और वो उतना अच्छा काम कर पाते हैं क्योंकि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए बिना आप ईमानदारी के साथ सिंप्लिसिटी के साथ अगर उसे परोस दीजिएगा तो वो छुएगी। ईमानदारी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड। और ज़बरदस्ती का हो हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सही चीज़ पे हिट कीजिए, जो सही सुर लग रहे हैं उसको लगाइए, कैरेक्टर को पकड़िए, सिचुएशन देखिए। और तो सर का भी यही है कि जब मुझे पता चला कि मैं इस कैरेक्टर के लिए लॉक हो गया हूँ और उनके साथ कर रहा हूँ तो बहुत बहुत खुशी थी क्योंकि स्कैम देखा था और भी उनके अलीगढ़ मूवी वगैरह सब। हर अच्छे एक्टर के अंदर एक ये होता है कि वो अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करे। पैसा वैसा तो सब बाय प्रोडक्ट है, लेकिन एज एन एक्टर तो आप तभी ग्रो करेंगे जब आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करेंगे। रोल चाहे जितना छोटा हो बड़ा हो ठीक है, एक अच्छा डायरेक्टर आपसे निकलवा लेता है काम। बड़ा मज़ा आता है। हाँ तो आई एम फॉर्चुनेट कि इसमें भी देखिए आप मुझको हाँ, बिल्कुल सारे अच्छे डायरेक्टर्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। टच वुड। अच्छा, टच वुड। भक्षक भी आपने एक सीरीज की, भूमि पेडनेकर के साथ। भक्षक इज़ अ फिल्म, अच्छा, फीचर फिल्म। हाँ, ओके। तो पुलकित सर ने डायरेक्ट की उसको, रेड चिलीज ने प्रोड्यूस करी उसे। तो उनके साथ, भूमि पेडनेकर के साथ, वो भी एक अच्छी अदाकारा है, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बस यही है कि वही नहीं, उनके जो हस्बैंड का रोल कर रहे थे दिमाग से मेरे को नाम उतर रहा है अभी, तो वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मेरी जो वाइफ का रोल कर रही थी पुबाली, वो भी हमारे एनएसडी की सीनियर थी। अच्छा। संजय मिश्रा जी के साथ मेरा एक संजय सीन है मिश्रा जी थे, उसमें। हाँ, हाँ हाँ। सीन है उनके साथ, वो अच्छा। भी मेरे सीनियर। हाँ हाँ तो जब इतने टैलेंटेड लोगों के साथ आप सीन कर रहे हैं तो 3-4 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि कहीं इनको नाम ख़राब लगे एज एन एक्टर। हाँ ये बात तो और है। सब अपने मतलब अच्छा काम करने वाले लोग हैं और डायरेक्टर तो डायरेक्टर है ही है। हाँ। वो तो फिर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप कुछ आउट ऑफ मतलब ऐसा तो कुछ आप स्पेशल नहीं कर देंगे ना कि कोई खाना बना रहे चलो घी ज़्यादा डाल दो अच्छा हो जाएगा या चीनी ज़्यादा डाल दो चाय अच्छी लगने लगेगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक्टिंग तो जितनी रिक्वायरमेंट है आप
जिस चीज़ की जितनी उतना ही उसी अनुपात में करेंगे। हाँ, ज़्यादा नमक भी नहीं अच्छा है, कम भी नहीं गड़बड़ अच्छा है, है, तो गड़बड़ है तो करेंगे तो आप वही। लेकिन हाँ, ऐसे एक्टरों के साथ काम करके जब आप सही सलामत निकल जाते हैं, फिल्म रिलीज़ होती है, लोगों को पसंद आती है, आपका काम अप्रिशिएट होता है, तो आपके अंदर एक तरह का इत्मीनान आता है, मेरे अंदर, कि हाँ चलो सही दिशा में चल रहे हैं, चीज़ें सही डायरेक्शन एक में। और आपका ये तमन्ना भाटिया के साथ आपने जी। किया काम, आखिरी सच, जी, कैसा था वो? तमन्ना जी थी उसमें उसमें ये अपने अभिषेक बैनर्जी थे, वो मेरे छोटे भाई बने थे, मैं उनका बड़ा भाई था। मेरे तो वो थोड़ा ट्रॉमेटिक था हम्म, वो पूरा, क्योंकि वो जिस 11 सब्जेक्ट पे लोगों थी। का हाँ। एक साथ, और ये सच्ची घटना पे आधारित है शायद, दिल्ली जी में हाँ, जी हुआ हाँ, भी था, बुराड़ी में न्यूज़पेपर हुआ में था, आया था, न्यूज़पेपर बुराड़ी में में हुआ काफ़ी, था हाँ। ये। और इस सीरीज़ की शूटिंग के दौरान मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी एक बहुत ही हादसा हुआ। मैंने अपनी माँ को खो दिया। अच्छा, इसी टाइम? जी, और उस दिन शूट था, जिस दिन ये ओह सब हो रहा था। हाँ, तो मतलब बड़ा अजीब था कि वहाँ पे भी मौत की बात हो रही है सेट पे, और घर जा रहा हूँ तो वो माहौल है। और मतलब ऐसा हो गया था कि मैं शूट पे था, मेरे घर में मेरे को फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा मैं तो शूट पे हूँ। खैरियत ये थी कि दिल्ली में शूट हो रहा था। अच्छा, मैंने दिल्ली में कुछ शूट नहीं किया सिवाय उस सीरीज़ के। अच्छा, दिल्ली में रहता हूँ। ओवरनाइट आप पहुंच सकते थे इलाहाबाद? नहीं नहीं, वो दिल्ली में ही अच्छा, थी, दिल्ली डिफेंस में थी? कॉलोनी में। हाँ, ओह, वो दिल्ली में ही रहती थी। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं सेट से गया, देखा मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, और फिर मेरा पैकअप हो गया था तब तक। फिर हॉस्पिटल वगैरह का सब कुछ हुआ, सब सेट वेट करके, और रात भर मैं सोया नहीं। दूसरे दिन फिर मुझको सेट पे जाना था। मैंने कहा कि मैं हूँ, कुछ हो तो बता देना। वहाँ मैंने किसी को नहीं बताया, अच्छा, क्योंकि सब स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं, सबकी डेडलाइंस होती हैं। बहरहाल, तो शूट हुआ, सब चल रहा है, ये वो ये। लेकिन फिर मम्मी रिकवर कर गई। तो वो एक मिरेकल था डॉक्टर्स के लिए भी कि ये कैसे हो गया ये। बट इट वाज समथिंग वेरी सीरियस विच आई मीन शी दैट वाज हर टाइम कि अब शायद बुलावा आ गया था। तो पर शूट के बीच में ये सब हुआ, देन आई हैड टू गो फॉर लास्ट राइट्स एंड ऑल दैट। फिर वो सब ख़त्म करके मैं, उस दिन नाइट शिफ्ट थी, फिर से शूट? फिर मैं 11:30 बजे सेट पे गया। तो जब मैं सेट पे गया तो मैंने अपने ईपी को बता दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। मेरा कॉल टाइम 8 बजे का था, तो मैंने कहा मेरा कॉल टाइम थोड़ा आगे कर दो, मैं 11 बजे तक ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो उसने कहा ठीक है सर। अब वो क्या बोलेगा बेचारा। फिर उसका 9 बजे के आसपास फ़ोन आया, जब मैं वहाँ था कब्रिस्तान में, कि सर आप ना आज आज छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं है वो। हमने कहा नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो एक हम लोग ने घर लिया हुआ था रेंट पे, और सबकी डेट्स वेट्स मिलना, और वो पूरा सेट है, और लास्ट मोमेंट चेंज नहीं होता। नहीं हो सकता, ये एक आर्टिस्ट की कमिटमेंट होती है कि हाँ, कुछ भी हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हंसता हुआ चेहरा, उसके पीछे कितने मैंने कहा आप गम कैसे छिपे होते करोगे हैं। बताओ मुझे, ये तो मीटिंग है ना फैमिली की उसमें, और हम ही बोल रहे हैं सीन में सब कुछ। तो कह लें सिर्फ चीट कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, आपका अलग से कट हुए कुछ लगा देंगे, बट आप देख लो। मैंने कहा मैंने देख लिया, आप सीन थोड़ा सा कुछ और शूट करो, तब तक 11 बजे मैं आ जाऊँगा, डोंट वरी। अरे नहीं नहीं सर देख लो। हमने कहा कोई नहीं, मैं आ रहा हूँ, चलो। आपने किया तो वो? वो सब किया, घर में मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपनी वाइफ को बताया कि दरवाज़ा 4 साढ़े 4 बजे मैं फ़ोन करूँगा तो खोल देना चुप्पे से, किसी को बोलना नहीं। क्योंकि अम, सब इतना ऐसे माहौल में रो रहे हैं, थक गए, इतना अजीब सा माहौल होता है। एनीवे, सो ऐसे ही हुआ, मैं गया वहाँ पे, तो अभिषेक को पता था और डायरेक्टर को पता था बस, और किसी को मैंने कहा बताओ मत। वहाँ पे भी फिर अजीब माहौल हो जाता ना। सो सब ने अपना अपना काम किया, हमने काम किया, उसके बाद पैकअप हुआ, मैं आके फिर उसके बाद मैं सोया एक कुछ पैरासीटामॉल या कुछ खा के, क्योंकि उस वक्त नींद ही नहीं आ रही थी। इतना आप स्ट्रेस में होते हो ना कि नींद उड़ जाती है। तो ऐसा कुछ खा के फिर मैं सोया, और लंबा सोया। दूसरे दिन फिर मेरा नाइट शिफ्ट था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दिस कि ये इतना सहज और आसान है नहीं ये प्रोफेशन। आप अकेले नहीं हैं, पूरी एक शिप चलती है, और उस शिप में अगर एक भी पेच अगर ढीला हो जाता है ना, तो शिप पे उसको असर पड़ता है। बहुत डिमांडिंग है। ये तो एक आपको ये इंसिडेंट बताया, बहुत सारी तबीयत ख़राब होती है।
आपने कहीं ये भी बताया था कि मैकबेथ करते वक्त आपके साथ काफ़ी सारी मिसहैपनिंग्स होती रही। हाँ, मैकबेथ प्ले में भी ऐसा है, एक जिंक्स है। हाँ। खैर उसको छोड़िए, एक और इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हाँ। अभी मैंने शूट किया है कुछ दिनों पहले, 6-7 महीने पहले की बात है, तो अभी वो प्रोजेक्ट रिलीज़ होगा। उसमें क्या था कि 8 घंटे का मेकअप का है अच्छा। प्रोसेस, और उसमें मैं फेंट हो गया। मेकअप कराते कराते। हाँ, ओह। और उसके बाद फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल, सब कुछ। फिर ये हुआ कि पैकअप, हमने कहा नहीं, नो पैकअप। देन अगेन आई डिड दैट 8 आवर लॉन्ग मेकअप, और फिर शूट किया। वाई? यही सब सारी, क्यों, प्रोड्यूसर जो होता है वो उसकी बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं, सिर्फ आप ही नहीं है। सबका टाइम लेना, सबको भाई, एक जगह इकट्ठा करना, सबकी अलग अलग कमिटमेंट्स। और सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है। पैसा चलो 20-25 लाख रुपए है, एक दिन का नुकसान होगा उसका, लेकिन फिर हो सकता है 6 महीने तक ये लोग ही ना मिले। वो ज़्यादा, और फिर आप जिस फौज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो फौज एक दो दिन के लिए, मतलब रुकना उसके लिए तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दानिश इकबाल की जो कामों की फहरिस्त है वो एक बहुत लंबी है, और इसकी बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट में।